महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, उससे ये बात तो साफ है कि ये 2024 की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी 2024 की भी है और मोदी जी कह चुके हैं कि किसी को भी, किसी भी भ्रष्ट को छोड़ूंगा नहीं। चक्की पिसिंग छोड़ूंगा नहीं मतलब मैं उसको दूसरी पार्टी में नहीं रहने दूंगा, यहां वहां नहीं रहने दूंगा, बीजेपी में शामिल करके ही दम लूंगा। जब मोदी जी कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं मतलब वो बीजेपी में शामिल करवा के ही मानेंगे। एक लंबी फेहरिस्त है, बहुत बार बोली जा चुकी, सब लोगों को पता है कि कितने ईमानदार नेता जेल जाने के बजाय बीजेपी में जाना पसंद करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसमें दल बदलने वाले नेताओं के सामने कोई विकल्प नहीं था कि या तो वे जेल जाएं, जेल में चक्की पीसें, या बीजेपी में नड्डा के आगे तलवे घिसें। तो उन्होंने नड्डा या बीजेपी के नेताओं के सामने अपने तलवे घिसना पसंद किया। अभी तक अजीत पवार एंड कंपनी को न तो मोदी ने न शाह ने बधाई दी है कि बधाई हो आप बीजेपी में आ गए, क्योंकि मोदी जी तो कह चुके हैं कि ये जो सबसे भ्रष्ट लोग हैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और 9 में से 7 तो ऐसे हैं जो अकबर के दरबार के सितारे हैं, भ्रष्टाचार के सितारे हैं, जांचें चल रही है। लेकिन बीजेपी यहां रुकने वाली नहीं है। फिलहाल बीजेपी की निगाहें महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं पर भी है, ये खबर भी रह रहकर आती है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है महाराष्ट्र की सभी लोकसभा की 48 सीटों पर जीतना। जैसे वो दावा करते हैं कि हमें यूपी की पूरी 80 सीटों पर जीतना है, या मध्य प्रदेश की 29, या राजस्थान की 25, या छत्तीसगढ़ की 11, या तेलंगाना की 17 सभी सीटों पर जीतना है, उनका ये दावा है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कई लोगों का मत है, कई बुद्धिजीवियों का मत है कि महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार जाने वाली है, जाने वाली थी। उसको बचाने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था मोदी और शाह के सामने कि एनसीपी में फूट डालें और कुछ लोगों को अपने यहां ले आए। अजित पवार का राजनीतिक इतिहास बड़ा चर्चित रहा है और महाराष्ट्र में अब ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार में इंजन के 3 तो इंजन पहले हैं, 3 इंजन के आगे 2 इंजन और 3 इंजन के पीछे 2 इंजन वाली कहावत चल रही है। मतलब इंजन ही इंजन है, वहां डिब्बे भी हैं या नहीं ये पता नहीं। जो भी पार्टी है बीजेपी के साथ है या दिल्ली के साथ है, ऐसा माहौल बनाया जाता है। लेकिन शरद पवार ने आज जो ऐलान किया, शरद पवार को मैं समझता हूं कि बहुत ही दिग्गज नेता हैं, आईसीसी के प्रमुख रह चुके हैं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रमुख रह चुके हैं, सहकारी क्षेत्र के बड़े नेता हैं, शुगर लॉबी को डील करते हैं, किसानों के बड़े नेता हैं, कृषि मंत्री रहते हुए बहुत सारे काम कर चुके हैं, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं। ये बात और है कि शरद पवार के रहते महाराष्ट्र में किसानों ने बहुत आत्महत्याएं की जब वो कृषि मंत्री थे। लेकिन शरद पवार जिस तरह से, कल और आज में अंतर है, कल शरद पवार जिस तरह नम्र थे आज उतने नम्र नहीं है। आज उन्होंने महाराष्ट्र में जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात स्पष्ट की और ये कहा कि अगले 3 महीने में मैं पार्टी खड़ी कर दूंगा वापस। तो शरद पवार कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये बात माननी होगी। शरद पवार इतने साधारण व्यक्ति नहीं और इसीलिए शरद पवार की पार्टी को निशाना बनाया गया। ईडी और सभी लोग कहते हैं कि ये जो दल बदला है ये ईडी और इनकम टैक्स और जांच ब्यूरो के दबाव में किया गया है। तो इसे राजनीतिक से ज्यादा बदले की राजनीति माना जाए। और बीजेपी जो कुछ भी कर रही है इससे बीजेपी की छवि इतनी ज्यादा धूमिल हुई है। मुझे लगता है कि अब बीजेपी के नेता जब महाराष्ट्र में जाएंगे और देश के दूसरे हिस्सों में जाएंगे तब लोग कहेंगे कि भाई आप तो नैतिकता की बात कर रहे थे, अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे, अपराधियों को जेल भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर प्रदेश तक और पंजाब से लेकर कश्मीर तक सारे नेता जिनको आप भ्रष्ट कहते थे वो आपकी पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं या आपकी पार्टी को समर्थन क्यों दे रहे हैं। तो बीजेपी जिसे बड़ा अच्छा कदम मान रही है वो वास्तव में एक तरह से बीजेपी अपने ही गोल में बॉल फेंक रही है, ऐसा लगता है। और अभी धीरे धीरे अभी जो उत्साह अखबारों में मीडिया में दिख रहा है उत्साह 2 या 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा।
हालांकि महाराष्ट्र के स्पीकर क्या फैसला देने वाले हैं सबको पता है, स्पीकर की छवि, स्पीकर के पुराने फैसले सब जानते हैं। अब इनका निशाना दूसरे राज्य भी होंगे, लेकिन क्षेत्रीय दलों में, क्षेत्रीय दल भारत की राजनीति में हमेशा रहेंगे उनकी, क्योंकि ये देश बहुत विविधता वाला देश है, लोग अपने क्षेत्र के दल से जुड़े रहेंगे। और बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में, केंद्र में, ये दो दल ही रहेंगे। भारत के मतदाता जानते हैं कि उन्हें राज्य में किस पार्टी के साथ जाना है और दिल्ली में या लोकसभा में किस पार्टी के साथ जाना है। तो अब राजनीति दिलचस्प तो होगी, पर बीजेपी के लिए कांटे की सेज तैयार है। महाभारत के वो दिग्गज योद्धा को योद्धा याद आ रहे हैं जो अपने आप को बहुत महान योद्धा समझते थे और कौरवों के साथ थे, और अंत में उनका हश्र क्या हुआ, क्योंकि आप देखिए कि एक श्री कृष्ण और 5 पांडव मिलकर उनकी जो गद बना देते हैं किसी को पता नहीं है। और इस देश के लोग सब जानते हैं कि जिसे वो जिसे बड़ी भारी उपलब्धि समझ रहे हैं, वो उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये वक्त बताएगा कि क्या कर दिया है मोदी ने, शाह ने। आगे पीछे देवेंद्र फडणवीस को आधुनिक चाणक्य नंबर 3 बनाने की कोशिश है, और जल्दी ही जब भी शिंदे हटेंगे, जल्दी हटने वाले हैं वो, जब हटेंगे तो पहले फडणवीस को बनाया जाएगा कि फडणवीस को उनका इनाम दिया जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे पुराने जमाने में ब्रिटिश हुकूमत करती थी, राय बहादुर की पदवी दे दी थी, तो ये भी नए राय बहादुर हैं फडणवीस। अभी पिछले पर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, और मुंबई की गतिविधियां सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बीजेपी को लगता है कि कोई मौका उससे मिले और वो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव करवाए, जो देश की सबसे बड़ी और पावरफुल नगर निगम है, महानगर पालिका है। वहां अगर बीजेपी की सरकार बनती है, उनका लक्ष्य कैसे भी करके बीजेपी वहां सत्ता में आए, लेकिन हिम्मत नहीं है। वहां वक्त हो चुका है, चुनाव का वक्त आ गया है, लेकिन चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। तो लक्ष्य है मुंबई के बहाने देश की आर्थिक सत्ता पे कब्जा करना, ताकि अगले चुनाव में और भी संसाधन जुट जाए। और यही मुख्य कोशिश है जिसके लिए बीजेपी अपना कोई भी दांव छोड़ना नहीं चाहती। प्रशांत जी ने जो बात कही कि स्पीकर पर बड़ी महती जिम्मेदारी है, और ये बहुत अनुमान लगाए जा सकते हैं कि स्पीकर महोदय किसके पक्ष में फैसला देंगे। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में या केंद्र की बीजेपी पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं हुआ, उसके हितों में नहीं हुआ, तो उस विकल्प की तलाश में बीजेपी है। और उस विकल्प को देखते हुए अगले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा तूफान आएगा, और ये तूफान ऐसा होगा जो दिल्ली की राजनीति को बुरी तरह प्रभावित करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र देश का बड़ा राज्य है और आर्थिक दृष्टि से वहां के फैसले पूरे देश को प्रभावित करते हैं। तो ये सब चीजें अभी है, और इंतजार है कि किस तरह स्पीकर फैसला देते हैं, उनमें कितनी हिम्मत है, सच्चाई का साथ देते हैं या नहीं। स्पीकर हो या कई ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे लोग, वक्त आने पर दिखा देते हैं कि वो सत्ता के साथ कितना तालमेल बनाए हुए हैं। तो लगता है कि ऐसा ही कुछ होने की संभावना है।